हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 11th और 12th के अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए जूलॉजी सन 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्या है प्रश्न? मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, चलिए हम व्याख्या से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम व्याख्या से समझते हैं। मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिन्हें 23 जोड़ी में बांटा गया है। इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होती हैं। ठीक है, तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY तथा स्त्री में XX होते हैं। इसीलिए लिंग निर्धारण में केवल 2 लिंग गुणसूत्र ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? पहला, ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में ही पाया जाता है? क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में ही पाया जाता है? तो देखिए हम व्याख्या से समझते हैं इसको। तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो केवल जंतुओं में पाया जाता है, जिससे वे उद्दीपनों का शीघ्र उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, देखिएगा, श्वसन पौधों तथा जंतुओं दोनों में होता है। ठीक है, और हार्मोन पौधों, फाइटो हार्मोन और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हार्मोन होता है पौधों और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, अतः सही उत्तर तंत्रिका है। ठीक है, बाकी तो सारा हमारा हो गया, तंत्रिका है जो कि केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है, केंचुआ संबंधित है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, केंचुआ एनेलिडा का सदस्य है। ठीक है, केंचुआ एनेलिडा संघ का सदस्य है। इस संघ के 3 प्रमुख वर्ग हैं। ठीक है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीटिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? ओलिगोकीटा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, गंधी कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। जो गंधी कीड़ा है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो स्टूडेंट, जो गंधी कीट है हमारा लेप्टोकोरिशा, इसका वैज्ञानिक नाम है लेप्टोकोरिशा। ठीक है, तो ये हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी संख्या मनुष्य में अधिक है? निम्नलिखित में किसकी संख्या मनुष्य में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं की मनुष्य में संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। देखिएगा कैसे, क्योंकि मनुष्य में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। ठीक है, RBC। ठीक है, और श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। ठीक है, 6 से 8,000 घन मीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, प्लेटलेट्स जो होती हैं 2.5 से 4 लाख घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम करते हैं। ठीक है,
आगे निश्चित उत्तरीय, वेरी शॉर्ट एंड टफ क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? शहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक है। शहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो क्या है, एक शब्द में लिखना है, ठीक, एक वाक्य में लिखना है, ठीक है, ओके। तो बॉम्बैक्स मोराई, ठीक है, बॉम्बैक्स मोराई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अमीबा के गमनांग का क्या नाम होता है? तो अमीबा के गमनांग का नाम कूटपाद होता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो ये तो सभी को लगभग पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे पदार्थों की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ की जब हमारी बॉडी में कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लिंग गुणसूत्रों से संबंधित किसी एक सिंड्रोम का नाम लिखिए, ठीक है। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित किसी एक सिंड्रोम का नाम लिखिए। तो देखिएगा, पहला हमारा क्या है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। पहला क्या है? कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी, और अकशेरुकी दूसरा है कशेरुकी, ठीक है। तो अकशेरुकी जो होते हैं इनमें मेरुदंड नहीं होता है, ठीक है, इनमें मेरुदंड नहीं होता है। और जो कशेरुकी होते हैं उनमें मेरुदंड पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कंकाल अनुपस्थित या बाह्य होता है। अकशेरुकी में कंकाल अनुपस्थित या बाह्य होता है, जबकि कशेरुकी में कंकाल आंतरिक और विकसित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा। खरगोश में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 9वीं एवं 10वीं कपाल तंत्रिका के नाम लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, खरगोश में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। खरगोश में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 9वीं और 10वीं कौन सी हो गई देखिएगा। तो 9 नंबर पे कौन सी आती है? ग्लोसोफेरेंजियल तंत्रिका, ग्लोसोफेरेंजियल तंत्रिका। और नंबर 10 पे वेगस तंत्रिका, ठीक है, वेगस तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगले नंबर पे हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिएगा। सजीवों एवं निर्जीवों में कोई 4 अंतर लिखिए। सजीवों एवं निर्जीवों में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। क्या हो गया? सजीवों और निर्जीवों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देखिएगा, सजीव और निर्जीव। पहला अंतर सजीव में हो गया, सजीवों में जीवन होता है, ठीक है, सजीवों में जीवन होता है, जबकि निर्जीवों में जीवन नहीं होता है, ठीक है, जबकि निर्जीवों में जीवन नहीं होता है, ठीक है। और सजीव क्या है दूसरा? सजीवों में वृद्धि होती है, ठीक है, सजीवों में वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। उनको हम जैसे ही बनवाते हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है, या फिर जैसे लेते हैं वैसे ही रहते हैं। और सजीव क्या है? सजीव श्वसन करते हैं, ठीक है, सजीव श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। अपोजिट लिखना है हमें, ठीक है, सजीव के अपोजिट निर्जीव लिखना है, ठीक है। सजीव प्रजनन करते हैं, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे कि सजीव का हम एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक है। और निर्जीव में तो सारी लगभग, जैसे कि टेबल, पेन, कॉपी, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा।
आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है, कॉकरोच का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, कॉकरोच का वर्गीकरण कीजिए। तो स्टूडेंट कॉकरोच का वर्गीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, देखिएगा, जगत क्या है, कॉकरोच का जगत क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास इसका इंसेक्टा, इसका ऑर्डर ब्लेटोडिया। ठीक है, इसका ऑर्डर ब्लेटोडिया। वंश जीनस पेरिफ्लेनेटा और इसकी प्रजाति पेरिफ्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये इसका कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम भी हो गया। ठीक है, कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक यदि नाम पूछे तो पेरिफ्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा, लिंग सीमित लक्षणों से क्या अभिप्राय है। लिंग सीमित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, वे लक्षण जो केवल एक ही लिंग नर या मादा में प्रकट होते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जो केवल एक ही लिंग नर या मादा में प्रकट होते हैं। ठीक है, जबकि उनके जीन दोनों लिंगों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि उनके दोनों जीन लिंगों में उपस्थित होते हैं, लिंग सीमित लक्षण कहलाते हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, मनुष्यों में दाढ़ी मूंछ। ठीक है, मनुष्यों में दाढ़ी मूंछ और स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला देखते हैं, क्या कह रहा है, समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए, माइटोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए, माइटोसिस का वर्णन कीजिए एवं इसका महत्व भी बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, देखिएगा, समसूत्री विभाजन वह कोशिका है, समसूत्री विभाजन वह कोशिका है जिसमें एक जनक कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक जनक मतलब पिता कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं वो जनक कोशिका के समान रहते हैं। यह विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसका समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं क्या हैं, प्रोफेज। नंबर 1 प्रोफेज, गुणसूत्र सघन होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या है, गुणसूत्र विषुवत रेखा पर हो जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र विषुवत रेखा पर हो जाते हैं। नंबर 3 है एनाफेज। ठीक है, नंबर 3 है एनाफेज। तो एनाफेज क्या है, सेंट्रोमियर टूटता है और गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 4 है टेलोफेज, नाभिक पुनः बनता है और कोशिका विभाजन पूर्ण होता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस देखिएगा, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक। ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक। दूसरा क्या है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। आगे प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 13, देखिएगा, रुधिर को परिभाषित कीजिए, रुधिर को परिभाषित कीजिए, रुधिर के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, रुधिर के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो रुधिर की डिफिनीशन क्या हो गई, देखिएगा, रुधिर एक द्रव संयोजी ऊतक है। ठीक है, रुधिर एक द्रव संयोजी ऊतक है जो शरीर में पदार्थों का परिवहन करता रहता है। ठीक है, और रुधिर के घटक देखिएगा, पहला है प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग जिसमें प्रोटीन, हार्मोन एवं लवण होते हैं। रुधिर का प्लाज्मा जो होता है उसमें यह रुधिर का सबसे तरल भाग है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जिसमें प्रोटीन, हार्मोन एवं लवण होते हैं। नंबर 2 क्या है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नंबर 3 श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं,
रेशम तथा रेशम कीट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, रेशम तथा रेशम कीट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, आंसर है रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, जिसे रेशम कीट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। यह शहतूत के पत्ती पर निवास करता है। ठीक है, यह शहतूत की पत्ती पर रहता है। रेशम कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर प्रौढ़। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर में अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़। चलिए अब हम आगे इसका देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। लार्वा अवस्था में रेशम कीट अपने मुख से रेशमी तंतु निकालकर कोकून बनाता है। ठीक है, कोया बनाता है, जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम उद्योग भारत में एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। ठीक है, अब हम विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा। मधुमक्खी के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। लगभग 500 शब्द में लिखना है। ठीक है, लगभग 500 शब्द में लिखना है मधुमक्खी के जीवन चक्र का वर्णन। ठीक है, तो देखिएगा, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ठीक है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो कि समाज बना के रहती है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा, जो संघ आर्थ्रोपोडा तथा वर्ग इंसेक्टा के अंतर्गत आती है। ठीक है, मधुमक्खी शहद, मोम एवं परागण के लिए अत्यंत उपयोगी कीट है। मधुमक्खी का जीवन चक्र पूर्ण कार्यांतरण वाला होता है, जिसमें 4 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़। ठीक है, आगे देखिएगा, पहला है हमारा एग स्टेज। ठीक है, एग स्टेज अंडा अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, रानी मधुमक्खी जो होती है, रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का कार्य करती है। आगे देखिएगा, वह प्रतिदिन लगभग 15,000 से 2,000 अंडे देती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वह प्रतिदिन 15,000 से 2,000 मतलब 1500 से 2,000 अंडे देती है। ठीक है, अंडे षटभुजाकार कोशिकाओं में दिए जाते हैं। पहला है निषेचित अंडों से रानी या श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, दूसरा है अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होती है। ठीक है, अंडा अवस्था लगभग 3 दिन का होता है। अंडा अवस्था लगभग 3 दिन की होती है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, लार्वा। ठीक है, दूसरा हमारा है लार्वा। अंडे से निकलने के बाद लार्वा कृमि के समान होता है। अंडे से निकलने के बाद लार्वा बनता है जो कि कृमि के समान होता है। यह अत्यंत सक्रिय रूप से भोजन करता है। ठीक है, यह अत्यंत रूप से सक्रिय रूप से भोजन करता है। नंबर 1 है, प्रारंभ में सभी लार्वा रॉयल जेली दी जाती हैं। फिर बाद में श्रमिक लार्वा को शहद व पराग दिया जाता है। फिर नंबर 3 क्या है, रानी लार्वा को जीवन भर रॉयल जेली मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा प्यूपा। यह अवस्था लगभग 5 से 6 की होती है। ठीक है, मतलब जो लार्वा रहता है वो 5 से 6 दिन तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिएगा प्यूपा क्या है। लार्वा के चारों ओर मोम की ढक्कन लगाकर कोशिका बंद कर दी जाती है और लार्वा प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट, इसकी अवस्था देखिएगा, पहला क्या है, पहला है पंख, फिर पैर, फिर आँखें, फिर एंटीना का विकास होता है। ठीक है, इसकी जो अवस्था रहती है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल 7 से 14 दिन तक रहती है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल 7 से 14 दिन की रहती है और इसमें कोई भोजन नहीं किया जाता है। नंबर 4 हमारा हो गया प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, एडल्ट। नंबर 4 है हमारा एडल्ट। ठीक है, देखिएगा, प्यूपा से पूर्ण विकसित मधुमक्खी निकलती है। प्रौढ़ मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रानी मधुमक्खी क्वीन, प्रजनन का कार्य करती है। नंबर 2
श्रमिक मधुमक्खी वर्कर होती है, ठीक है। छत्ता बनाना, शहद संग्रह करना, बच्चों की देखभाल करना। नंबर 3 क्या है, नर मधुमक्खी रानी से संयोग करती है, ठीक है। जो ड्रोन होता है वो क्वीन से संयोग करता है। अब आगे इसका डायग्राम दिया हुआ है, यह आप लोग आराम से देखिएगा, ठीक है। इसको जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 16, केचुए के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, केचुए के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन, ठीक है। क्या हो गया, केचुआ एक अकशेरुकी जंतु है जो शंख एनेलिडा तथा वर्ग ऑलिगोकीटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। केचुए के शरीर में होने वाला अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक सुविकसित उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, सुविकसित तंत्र पाया जाता है। केचुए में उत्सर्जन का मुख्य कार्य नेफ्रीडिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे केचुए में उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया, ठीक है। केचुए में उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया नलिकाकार ट्यूबुलर नेफ्रीडिया नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है, संरचना होती है जो शरीर के विभिन्न खंडों में पाई जाती है। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है जो शरीर के जल व लवण संतुलन को बनाए रखती है, ठीक है। आगे क्या है हमारा, नेफ्रीडिया के प्रकार, नेफ्रीडिया, टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। आगे क्या है, टाइप ऑफ नेफ्रीडिया। केचुए में नेफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं। केचुए में नेफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फेरिंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है। ये केचुए के 4, 5 और 6 मतलब 4, 5 और 6 खंड में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये समूहों में स्थित होते हैं। इनका उत्सर्जन पदार्थ सीधे आहार नली में आता है, ठीक है। ये मुख्यतः अतः उत्सर्जन में सहायक होते हैं। आगे देखिए क्या है, सेप्टल नेफ्रीडिया, और ये 15वें खंड के अंतिम खंड तक पाए जाते हैं, ठीक है। ये 15वें खंड से अंतिम खंड तक पाए जाते हैं। ये खंडों के बीच स्थित सेप्टा पर लगे होते हैं। इनका उत्सर्जित पदार्थ भी आहार नली में पहुंचता है। यह केचुए का प्रमुख उत्सर्जन अंग माना जाता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया, ठीक है। ये केचुए की त्वचा बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। ये उत्सर्जित पदार्थों को सीधे शरीर की सतह से बाहर निकालते हैं। एक एक्टोनेफ्रिक प्रकार का उत्सर्जन है, ठीक है। आगे नेफ्रीडिया की संरचना देखिएगा। नेफ्रीडिया की संरचना, एक सामान्य नेफ्रीडिया के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। जो सामान्य नेफ्रीडियम होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है देखिएगा, नेफ्रोस्टोम, दूसरा कुंडली तंत्रिका, तीसरा नेफ्रीडियोपोर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, उत्सर्जन पदार्थ केचुआ मुख्यतः अमोनिया तथा यूरिया का उत्सर्जन करता है। आप लोग को पता होगा केचुआ हमारा सहायक जीव जो भी है, सहायक, ठीक है। मतलब इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। गीली मिट्टी में रहने के कारण अमोनिया का उत्सर्जन अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए उत्सर्जन तंत्र का महत्व। आगे क्या है, उत्सर्जन तंत्र का महत्व। शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। यह जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है एवं जल एवं लवण संतुलन बनाए रखता है और शरीर की आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है।
आज की क्लास हमारी यहीं पे पूरी होती है। तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास हमारी कैसी लगी। धन्यवाद।